स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 सोशियोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2024 में सोशियोलॉजी का पेपर देने वाले हैं, तो हम उनके लिए लेकर आए हैं 100 नंबर बिल्कुल पक्का कर देने वाला एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। पूरे बुक का निचोड़ आज के इस वीडियो में हम बताएंगे। सारे क्वेश्चंस को हम बताएंगे जो आपके सोशियोलॉजी के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैराथन क्लास आज का ये होने वाला है आप लोगों के लिए। बोर्ड पेपर में आपका 7 मार्च को पेपर है सोशियोलॉजी का, तो उसमें 100% पूछा जाएगा। जो जिन भी स्टूडेंट का टारगेट है 100 में से 95 लेकर आना, आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, उनका मैं टारगेट अचीव करा कर रहूँगा। सबसे पहले हम बहुविकल्पीय से शुरुआत करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे फर्स्ट में पूछे जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को क्या है, तैयार करना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से उपनिवेशवाद का प्रभाव कौन सा है। यहाँ पर ऑप्शंस आप देख सकते हैं और टेस्ट आप लोग जरूर दीजिएगा। अपना टेस्ट आप लोग जरूर दीजिएगा जो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं। इतने भी यानी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्होंने तैयार कर लिए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ईमानदारी से आप लोग टेस्ट दीजिए। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और चुनिंदा है। जब आप टेस्ट देंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कितने % हम क्या है तैयार है सोशियोलॉजी के पेपर के लिए। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से उपनिवेशवाद का प्रभाव कौन सा है, तो पहले का डी हो जाएगा आपका उत्प्रवासन। यहाँ पे देखिए उत्प्रवासन हो जाएगा राइट आंसर, यानी पहले का डी विकल्प करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले का डी विकल्प। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, परंपरागत भारतीय सामाजिक संरचना के स्वरूप को बदलने में भूमिका नहीं है। भूमिका क्या इसकी नहीं है, कौन सी नहीं है, तो इनमें से जो ग्रामीण अवसंरचना हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी दूसरे का डी विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो भी स्टूडेंट टेस्ट दे रहे हैं अपना ईमानदारी से टेस्ट दीजिएगा। स्टूडेंट आप क्या है ईमानदारी से देंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, और उसके बाद में क्या है आप गलत भी होंगे तो मैं सही आपका कराता चलूँगा कि ये इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर यहाँ पर, औद्योगिकरण से गुजरने वाला समाज जो सबसे पहले ग्रामीण से रूपांतरित होकर नगरीय देश बना वो है कौन सा है। फ्रांस है, ब्रिटेन है, जर्मनी है या चीन है। तो यहाँ पर आप पहले प्रश्न को पढ़िए आराम से, फिर इसका उत्तर दीजिएगा। तीसरे का वी हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा, जो कि क्या है होकर नगरीय देश बना है किससे, औद्योगिकरण से गुजरने वाला, तो ब्रिटेन राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे का वी विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, औद्योगिकरण का जनक संरचना पर पड़ने वाले प्रभाव में कौन सा असत्य है। कौन सा क्या है असत्य है, ये आपको बताना है। इसमें सत्य नहीं असत्य की बात हो रही है, तो आराम से क्या है ऑप्शंस को आप पढ़ लीजिए। इनमें से जो चौथा, इनमें से डी हो जाएगा राइट आंसर, सभी नागरिकों का विकास हो जाएगा, जो कि क्या है असत्य है। 4 नंबर क्वेश्चन का डी विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध का काल कब से कब तक था। काफ़ी स्टूडेंट को इसका आंसर पता होगा, बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहना ये गलत नहीं है। 5वें का सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए वर्ष 1914 से 1918 तक जो प्रथम विश्व युद्ध का समय था, यानी इन्हों के बीच यानी लगभग क्या है 4 सालों में, यानी 4 सालों के बीच में क्या है प्रथम विश्व युद्ध यानी छिड़ा और 4 सालों के बीच में रहा। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, रूस और यूक्रेन का वार चल रहा है और अभी भी चल रहा है, प्रेजेंट टाइम में पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है। सेम वही प्रोसेस है और कब क्या है लमसम में क्या है 1.5 साल हो गए हैं। उसके बाद में देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ पर देखिए स्लैश करके, कौन सा पेशेवर मध्य वर्ग के अंतर्गत आता है या आते हैं, डॉक्टर, वकील, शिक्षक या ये सभी। तो 6 का आपका डी हो जाएगा, यानी यहाँ पर देखिए पेशेवर मध्य वर्ग के अंतर्गत आता है, तो डॉक्टर भी हो जाएगा, वकील भी और शिक्षक भी, यानी ये तीनों आते हैं इसके अंतर्गत। तो 6 का डी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ब्रह्म समाज, यहाँ पर देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। ब्रह्म समाज की स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय या पंडिता रमाबाई। इसका आंसर आप लोगों को हालांकि पता होगा, नहीं पता तो जान लीजिए, और काफ़ी स्टूडेंट को पता होगा क्योंकि हमने काफ़ी बार अपने वीडियोज में कवर किया है। तो 7 का सी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय हो जाएंगे, जो कि इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई। जो रामकृष्ण मिशन है
इसकी जो स्थापना हुई ये कब हुई थी? 1 मई 1997, 1 जून 1857, 1 मई 1893 या 2 मई 1890। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा 1 मई 1897 हो जाएगा, जो कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में यहाँ पर देखिए उपनिवेशवाद से पहले कौन सी अवधारणा थी? आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण या पंथ निरपेक्षीकरण। तो 9 नंबर का आपका सी हो जाएगा, संस्कृतिकरण हो जाएगा राइट आंसर, यानी 9 का सी विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से समकालीन भारतीय समाज में संस्कृतिकरण के प्रमुख कारक नहीं है। संस्कृतिकरण के जो है प्रमुख कारक नहीं है, कौन से नहीं है? तो इनमें से जो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। संचार में कमी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो कि 10 नंबर का डी विकल्प राइट आंसर है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट 11 नंबर क्वेश्चन, भारत में आधुनिकीकरण का प्रमुख कारक है। आधुनिकीकरण का प्रमुख कारक क्या है ये आपको बताना है। औद्योगिकीकरण हो जाएगा, पश्चिमीकरण हो जाएगा, नगरीकरण हो जाएगा, ये सभी। तो यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन का वी हो जाएगा, पश्चिमीकरण हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देख सकते हैं। और जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या है, आराम से आप वीडियो को रोक लीजिए, फिर सारे क्वेश्चंस को आप क्या है जो टेस्ट दे रहे हैं देखिए, और जो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो क्या आपके पास टाइम तो है नहीं लिखने के लिए, तो आप दिमाग में अपने फीड कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, सारे प्रश्नों को हम बताएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, संस्कृत को भौतिक और अभौतिक संस्कृतियों में किसने वर्गीकृत किया गया है, यानी किसने वर्गीकृत किया है? तो ये अगारबन हो जाएंगे, यानी 12 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे, जो कि अगारबन ने इसको भौतिक और अभौतिक संस्कृतियों में वर्गीकृत किया है। तो 12 का डी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भारत में पंचायत राज्य व्यवस्था की कौन सी व्यवस्था लागू है? तो ये त्रिस्तरीय यानी त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है, आप लोगों को पता होगा, काफ़ी बार हमने आपको बताया होगा, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। 13 नंबर का सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? काफ़ी स्टूडेंट को पता होगा इसका आंसर। तो ग्राम पंचायत का जो बेसिकली अध्यक्ष होता है स्टूडेंट, वो आपका ग्राम प्रधान होता है, यानी जो ग्राम प्रधान या सरपंच भी कहते हैं, लेकिन ये ग्राम प्रधान हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 15 नंबर, 73वें तथा 74वें संवैधानिक संशोधनों द्वारा ग्राम पंचायतों में महिलाओं को कितना आरक्षण प्रदान किया गया है? जो महिलाएं हैं कितना आरक्षण प्रदान किया गया इसके बारे में आपको बताना है। तो 15 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, वो आपका डी हो जाएगा। देखिए इनमें से डी हो जाएगा। गूगल पर इसको हम सर्च किए थे 15 नंबर क्वेश्चन को, तो वहाँ पर 33% दिखा रहा था, और इसका आंसर कुछ अलग ही दिखा रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। आप इतना जान लो कि 33% होता है जो गूगल में बता रहा था। इसका राइट आंसर उसमें बुक में दिखा रहा था 1/4, यानी 1/4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा जरूर आप लोग बताइएगा, क्योंकि मैं इसमें काफ़ी कंफ्यूज हूँ 15 नंबर क्वेश्चन में। राइट आंसर आप लोग नीचे बताइए कमेंट में। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्ष में कुछ मजदूरों के पास जब कार्य नहीं होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? बेरोजगारी, यहाँ पर देखिए सामयिक रोजगार, प्रच्छन्न रोजगारी या चक्रीय बेरोजगारी। तो यहाँ पर जो बेरोजगारी है वो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पहले आराम से प्रश्न को पढ़िए कि वर्ष में कुछ मजदूरों के पास जब कार्य नहीं होता उसे कहते हैं, तो उसे यही कहते हैं बेरोजगार भैया, आप लोगों को पता होगा। तो 16 का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में जमींदार व्यवस्था के कारण उत्पादन, यहाँ पर देखिए उत्पादन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता था? किस प्रकार का प्रभाव पड़ता था डियर स्टूडेंट? तो वो जो प्रभाव पड़ता था कृषि उत्पादन में कमी, कृषि उत्पादन में कमी, ये वाला प्रभाव पड़ता था। तो यहाँ पर देख सकते हैं 17 का भी बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चंस को कवर कराएंगे, और महातांडव क्लास आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। और मैं हर एक वीडियोज में एक टॉपिक वाला भी बात करता हूं, तो टॉपिक भी आप तैयार कर लीजिए। जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और उनको समझ में नहीं आ रहा कि सोशियोलॉजी में हम कैसे पास होंगे, तो आप जाइए, हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा और वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो मिल जाएगा, वो जाइए उसको देखिए और उसके सारे बताए गए प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। आप काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे एज कम्पेयर टू जिन्होंने नहीं पढ़ाई की है और जिनको कुछ भी नहीं आ रहा, उनसे आप आगे निकल जाएंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, किसके स्तर पर? विश्व स्तर पर।
तो इनमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे, यहाँ पर देखिए नॉर्मन बोरलाग हो जाएंगे इसके राइट आंसर। 18 का आपका वी विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति के शुभ आरंभ में किसका योगदान नहीं रहा? उन्नत बीज का, उन्नत खाद का, जैविक खाद का या सिंचाई के साधन का? तो 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी स्टूडेंट, जैविक खाद हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो कि 19 का सी बिल्कुल राइट आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसने प्रवासी मजदूरों को क्या है धुमक्कड़ मजदूर कहा है? जो प्रवासी मजदूर हैं उनको क्या है धुमक्कड़ मजदूर कहा है, किसने कहा है? आप लोगों को पता होगा। सोशियोलॉजी में यही सारे क्वेश्चंस आते हैं और आप लोगों को पता ही होगा, शुरुआत में ही एग्जामिनर देख लेता है कि आगे आपने किस तरह से कॉपी लिखी है। उसके लिए हमें क्या है बेटर करना होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही लगाना कॉपी में। तो 20 नंबर का सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जॉन ब्रेमन, यहाँ पे देखिए जॉन ब्रेमन हो जाएंगे इसकी राइट आंसर, यानी 20 का सी विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किस नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा किस समय से लागू किया गया था? भारत में जो ग्रामीण विकास है इसके लिए जो मनरेगा है ये किस समय से लागू किया गया था, इसके बारे में हमें बताना है। तो 21 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बी हो जाएगा, 2 फरवरी 2006 हो जाएगा। हमें इन्हीं ऑप्शंस के थ्रू बताना। बाहरी देखा जाए तो आपका 1991 में ये जो क्या है लागू किया गया था। 1991 में एक प्रकार से क्या है इसका शुभारंभ हुआ था, लेकिन जब लागू किया गया 2 फरवरी 2006 में। तो 21 का भी राइट आंसर हो जाएगा बुक के हिसाब से। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो इंग्लैंड पर आप लोग टिक लगा दीजिएगा। ये अनपढ़ भी बच्चा बता सकता है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार आपके बोर्ड एग्जाम में हाई स्कूल में भी सबसे ज़्यादा ये पूछे जाते हैं। तो 22 का आपका डी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा है कि यहाँ पे देखिए औद्योगिकीकरण व्यवहारिक विज्ञान के प्रयोग द्वारा क्या है प्रौद्योगिकी विकास की एक प्रक्रिया है। किसकी विकास की प्रक्रिया है? प्रौद्योगिकी विकास की एक प्रक्रिया है। किसने कहा ये कथन बेसिकली किसने कहा है ये बताना है। तो 23 नंबर का जो विकल्प हो जाएगा वो सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फेयर चाइल्ड हो जाएंगे इसके राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम आधुनिक उद्योग कौन से नहीं थे? नहीं की यहाँ पर बात हो रही है कौन से नहीं था, तो वो आपका टेक्सटाइल हो जाएगा, जो कि 24 नंबर का डी विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं। तो ज़्यादा आपको क्या है समझ में नहीं आ रहा तो आराम से क्या है वीडियो को रोक लीजिए। जो विद्यार्थी टेस्ट दे रहे हैं अपना वो भी रोक कर लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, कोको कोला का विज्ञापन बजट लगभग कितना है? हमने काफ़ी बार इसको भी हमने बता दिए हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसको कहना क्या है, गलत नहीं है क्योंकि पेपर में आपके भैया आता है तो इम्पॉर्टेंट तो है ही। तो इसका जो बजट है बेसिकली वो कितना है स्टूडेंट? वो आपका लगभग 400 करोड़ है। लगभग यानी ऑलमोस्ट 400 करोड़ है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में खाद्यान्न एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? वर्ष 1950 में, वर्ष 1952, वर्ष 1954 या वर्ष 1956 में? तो 26 नंबर का वी राइट आंसर हो जाएगा, वर्ष 1952 हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। 26 का वी राइट आंसर है स्टूडेंट। अगला देखिए 27 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए गुब्बारा उद्योग में कार्यरत कामगारों में कौन से रोग के होने का खतरा रहता है? कामगारों में कौन सा जो रोग है इसका क्या है खतरा रहता है? निमोनिया, दमा, हृदय रोग या ये सभी? यानी इनमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 27 का डी हो जाएगा। यहाँ पर आप पहले प्रश्न को पढ़िए, गुब्बारा उद्योग में कार्यरत यानी जो मजदूर हैं कामगारों में कौन से रोग का होने का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है? तो निमोनिया भी, दमा भी और हृदय रोग भी, ये सारी इसमें खतरे रहते हैं। तो 27 का डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं आज की इस वीडियो में ख़त्म कर दूंगा। सारे क्वेश्चन को हम बताएंगे और भी हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो बना दिया है। फिलहाल यहाँ पर देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, चीनी एवं कोरियाई रेशम के धागे के बाजार में आने से किस प्रदेश की महिलाओं का घरेलू उद्योग समाप्त हो गया है? यहाँ पर देखिए चीनी एवं कोरियाई रेशम के धागे के बाजार में जो आने से किस प्रदेश की महिलाओं का घरेलू उद्योग क्या है समाप्त हो गया है? तो इनमें से आपका 28 का ए हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। बिहार की जो महिलाएं हैं इनका एक प्रकार से समाप्ति हो गया है। किसको? चीनी और कोरियाई रेशम के धागे आने से।
29 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, स्वतंत्रता के बाद किस वर्ष भारत में भूमंडलीकरण नीति को अपनाया था? स्वतंत्रता के बाद में जो भारत ने भूमंडलीकरण नीति को जो अपनाया था, कब अपनाया था डियर स्टूडेंट? तो अपनाया था 1991 में, वर्ष 1991 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 29 का आपका वी विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पर देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष से भारत में दूर संचार विस्तार अधिक तेजी के साथ हुआ था? क्या हुआ था स्टूडेंट? अधिक तेजी के साथ हुआ था। तो ये आपको बताना है, डेट का नाम आपको याद रखना है, वर्ष 1999 हो जाएगा। 30 का डी विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और डियर स्टूडेंट, इनमें से आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत लग रहा है, यानी विकल्प गलत लग रहा है, तो आप लोग कमेंट में नहीं, आप सीधा आप आइए इंस्टाग्राम पर पूछिए, वीडियो के साथ में आइए, और नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में हमारे क्या इंस्टाग्राम का, और टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो कर लीजिए, वहाँ पर मैं फ्री PDF आप लोगों को देता हूँ जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है। उसके बाद में देखिए 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भूमंडलीकरण के राजनीतिक आयाम को कौन प्रस्तुत करता है? अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन, अंतर्राष्ट्रीय रचना तंत्र, या उपरोक्त सभी? तो इनमें से सारी चीज़ें हो जाएंगी, यानी सारी चीज़ें राजनीतिक आयाम को क्या प्रस्तुत करता है। तो आराम से देख लीजिए वीडियो को रोककर। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, भूमंडलीकरण के अंतर्गत संस्कृत के कितने रूप हैं? संस्कृत के कितने रूप हैं ये आपको बताना है। 1 रूप है, 2 रूप है, 3 रूप है स्टूडेंट, या 4 रूप है? कितने हैं डियर स्टूडेंट? तो 32 नंबर का आपका वी हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 नहीं, सॉरी 32 नंबर का आपका कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो कि 2 हो जाएगा। और गूगल पर देखा था तो वहाँ पर दिखा रहा था 4 स्टूडेंट। तो आपके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल कमेंट में आपके लिए कमेंट हमने खोल रखा है, जाकर आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन ईमानदारी से कीजिएगा और जो सही हो, यानी आप एक बार रिसर्च अच्छे से कर लीजिएगा फिर कीजिएगा, ठीक है। तो 32 का आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है, परेल और गिरगांव, यहाँ पर देखिए परेल और गिरगांव की कपड़ा मिलों के पास कितने थिएटर थे? इसको भी हमने काफ़ी बार बता दिए हैं। तो इनमें से आपका बी हो जाएगा 30 थिएटर थे। थिएटर एक पर जो फिल्में वगैरह, यहाँ पर फिल्में वगैरह जो रिलीज होती हैं, नई नई फिल्में वहीं पर चलाई जाती हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष जोहान गुटनबर्ग ने सर्वप्रथम मास मीडिया का प्रयोग किया था? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके पेपर में पूछा जाएगा, मैं 100% गारंटी लेता हूँ ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। किस डिस्ट्रिक्ट में आए किसी को नहीं, 75 डिस्ट्रिक्ट है यूपी के, किस डिस्ट्रिक्ट में पूछ लिया जाए किसी को नहीं पता है, लेकिन आएगा ये। तो 34 नंबर जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1440 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, किसको गुजराती प्रेस का अग्रदूत कहा जाता है? किसके? गुजराती जो प्रेस है इसका अग्रदूत कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो इनमें से बी हो जाएंगे, वी विकल्प फरदून मुर्जबान, यहाँ पे देखिए फरदून मुजरबान हो जाएंगे राइट आंसर। 35 का वी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, ट्रांजिस्टर क्रांति किस वर्ष हुई थी? ट्रांजिस्टर क्रांति की उत्पत्ति कब हुई थी, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए तो वहाँ पर आपका 23 दिसंबर 1947 हो जाएगा। इसकी जो इस प्रकार से उत्पत्ति हुई थी 23 दिसंबर 1947 में हुआ था, लेकिन इसकी क्रांति की बात हो रही स्टूडेंट, तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा 1960, यानी 36 का सी विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है, दूरदर्शन के अंतर्गत कितने शहरों में टेलीविजन केंद्र क्या है स्थापित किए गए? दूरदर्शन के अंतर्गत, तो वो जो राइट आंसर हो जाएगा 37 का आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर शहरों में 4 शहरों में टेलीविजन केंद्र स्थापित किए गए हैं, किसके अंतर्गत? दूरदर्शन के। तो 37 का आपका सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। 10 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप लोगों ने हमारा मॉडल पेपर का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, लेकिन इस वीडियो के बाद में आपको उसमें हमने क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं और आपको ये भी बताया कि कैसे आपके 7 मार्च के पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इम्पॉर्टेंट है, जाकर तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष के बाद भारतीय टेलीविज़न प्रसारण का बहुत तेज़ी से वाणिज्यिकरण, यहाँ पे देखिए वाणिज्यिकरण हुआ था? तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, वर्ष 1982 हो जाएगा, जो कि 38 का सी विकल्प राइट आंसर है। यहाँ पर देख सकते हैं आराम से
देखिए ज़्यादा आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बता रहा हूँ, तो आराम से आप क्या क्या प्रश्नों को पढ़िए, उसके बाद में सारी एक प्रकार से निष्कर्ष पर आइएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष मीडिया पर सेंसर व्यवस्था लागू की गई? सेंसर व्यवस्था जो कि किस पर, मीडिया पर लागू की गई थी, वो वर्ष कौन सा था? तो इनमें से आपका बी हो जाएगा, यहाँ पर देखिए वर्ष 1975 हो जाएगा राइट आंसर, जो कि 39 का बी विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर, यहाँ पर सामाजिक आंदोलन की गतिविधियां प्रायः होती हैं, प्रायः क्या होती हैं गतिविधियां? राज्य के सम्मान, राज्य के विरुद्ध, ए व वी दोनों, इनमें से नहीं। तो 40 का वी हो जाएगा, राज्य के विरुद्ध हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी 40 का जो आपका वी क्वेश्चन है, यानी वी नंबर ऑप्शन से वो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन का आंसर। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार की प्रक्रिया है? जो सामाजिक परिवर्तन है डियर स्टूडेंट, ये किस प्रकार की प्रक्रिया है? अस्थायी है, स्थायी है, हमेशा गतिशील है या जड़ है? तो 41 नंबर जो क्वेश्चन है, इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर देखिए वो आपका हो जाएगा हमेशा गतिशील। तो इनमें से आपका 41 का सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर, थोड़ा क्वेश्चन यानी थोड़ा आपको लंबा लग रहा होगा, लेकिन इसका आंसर छोटा है। यहाँ पर आराम से पहले क्वेश्चंस को पढ़िए। किसने कहा है कि, यानी किसी ने कहा है कि जनकुल, यहाँ पर देखिए जन संकुल तथा भीड़ समाज को नष्ट करने के लिए अराजक, यहाँ पे देखिए अराजक गुटों द्वारा बनाई हुई नहीं होती है, अपितु उनमें भी नैतिक क्या समझ होती है। ये कहा, किसने कहा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 42 नंबर जो क्वेश्चन, इनमें से डी हो जाएंगे ईपी थॉम्सन, यहाँ पे देखिए ईपी थॉम्सन हो जाएंगे इसके सही विकल्प, इन्होंने ही ये सारी चीज़ें कही हैं। तो 42 का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर देखिए 43 नंबर क्वेश्चन, अश्वेत शक्ति आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? जो अश्वेत शक्ति आंदोलन है, ये बेसिकली किसके द्वारा चलाया गया था डियर स्टूडेंट? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे मेलकम। कब चलाया गया था? 1961 और 62, 1961 और 62 के बीच में ये अश्वेत शक्ति आंदोलन चलाया गया था। तो 43 का आपका भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है, बीपी वाडिया ने मजदूर संघ की स्थापना कब की थी? वर्ष 1915 में, वर्ष 1914, वर्ष 1916 या वर्ष 1918 में? जो बीपी वाडिया जी है, मजदूर संघ की स्थापना कब की थी? तो वो हो जाएगा 1918 विकल्प राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट अपना टेस्ट दे रहे हैं ईमानदारी से दीजिएगा। आप लोग क्या हमारे बताने से पहले उसका आंसर अपने कॉपी में लिख लीजिए, फिर लास्ट में आप लोग बताइएगा। हमने काफ़ी वीडियोज में बताया है कि टेस्ट देकर आप लोग कमेंट में कैसे उसका आंसर बता सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसमें मैं 100 क्वेश्चन बताने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव को, तो गुणा करके मान लीजिए आपका 70 सही गया है, 90 सही गया, 95 सही गया, तो गुणे में स्लैश करके आप लगाइएगा। जितना हमारा क्वेश्चन होगा स्लैश करके आप जितना आपका सही होगा उसके पीछे लगा दीजिएगा। मैं समझ जाऊँगा कि बच्चे का राइट आंसर ये हो जाएगा। तो 44 का डी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय महिला एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? वर्ष 1971, 1968, 75, 1926। तो इनमें से जो राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, वो आपका हो जाएगा 1971 हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी 45 नंबर का ए विकल्प राइट आंसर है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया? जो दहेज निरोधक अधिनियम है डियर स्टूडेंट, ये कब पारित किया गया था? तो 1961 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बुक के हिसाब से दिया हुआ था। 1961 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? हमने एक पोल डाला था, उसमें काफ़ी विद्यार्थी ने गलत आंसर दिया है। ऐसा नहीं चलेगा बेटा, जब आप क्या है गलत ऑप्शन देंगे और पोल में ही गलत आप क्या प्रकार से आंसर दे रहे हो, तो पेपर में किस तरह से दोगे? तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार कीजिए, बहुविकल्पीय भी देखिए और भी सारे क्वेश्चन देखिए, लेकिन एक प्रकार से एग्जामिनर की दृष्टिकोण को बदलने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा बहुविकल्पीय को पढ़ना पड़ेगा, इसको रटना पड़ेगा। तो 46 का आपका भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 47 नंबर, जनसांख्यिकी मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? तो ये जो मुख्यतः होती हैं कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती हैं। 47 का ए विकल्प राइट आंसर है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता भारत की पहली
स्वतंत्र, यहाँ सॉरी, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1951 पर टिक लगा दीजिएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा, वर्ष 1951 हो जाएगा, जो कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी। हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। काफ़ी स्टूडेंट इसको भूल जाते हैं, लेकिन मैं याद दिला देता हूँ क्योंकि ये समाजशास्त्र में पूछे जाएंगे क्वेश्चन, तो इसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या में वृद्धि, यहाँ पर देखिए ज्यामितीय, जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय या गुणोत्तर रूप होती है, गुणोत्तर रूप होती है, ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है बेसिकली किनका है? 49 का सी हो जाएगा आपका, माल्थस हो जाएंगे इसकी राइट आंसर। नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, जनसंख्या के आकार को निम्नलिखित में से कौन से कारक क्या प्रभावित करते हैं? कौन से कारक वो जनसंख्या के आकार को प्रभावित करते हैं? तो 50 नंबर जो क्वेश्चन है इनमें से आपका डी हो जाएगा, यानी ये सभी कारक हैं, जन्म दर भी है, मृत्यु दर भी है, निष्क्रमण भी है, यानी ये तीनों कारक क्या है, जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार स्त्री पुरुष अनुपात ब्रैकेट में देखिए स्त्रियों प्रति 1000 पुरुष कितना था? स्त्रियों के प्रति 1000 पुरुष कितना था, ये आपको बताना है। और ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, खासकर ये सोशियोलॉजी में, सोशियोलॉजी और जियोग्राफी में पूछे जाते हैं क्वेश्चन ये। तो 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, वो आपका सी हो जाएगा, यानी 1904 यानी 1000। यहाँ पे देखिए भारत में जनगणना के अनुसार स्त्री पुरुष अनुपात यानी स्त्रियों के प्रति 1000 पुरुष कितना था? तो 9 से 40 स्त्रियाँ थी, 942 43 भी रख सकते हैं। उसके बाद में देखिए 52 नंबर क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार देश में, यहाँ पर देखिए नगरीकरण की स्थिति क्या है? तो इसको भी हमने काफ़ी बार आप लोगों को बता चुका हूँ। यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 52 नंबर का बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, 31.2%, यानी 31.2% राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन का वी विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप लोगों का। यहाँ पर देखिए 53 नंबर क्वेश्चन है, कास्ट, यानी ये कास्ट, ये देखिए CASTE, कास्ट यानी जात वाला। कास्ट शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या हो जाएगा? वो जाति हो जाएगा, यानी 53 का आपका वी हो जाएगा क्वेश्चन, बिल्कुल सही ऑप्शन, यानी 53 का वी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर 54 नंबर क्वेश्चन, जाति की निर्धारण होता है, बहुत ही दिमागी क्वेश्चन है। इसका आंसर यानी बिना पढ़े वाले, यानी जिनको आंसर नहीं पता होगा वो भी इसका आंसर बड़े ही आसानी से दे पाएंगे। तो जो जात के निर्धारण होता है वो जन्म से होता है स्टूडेंट, जात से, यानी जो जन्म से ही उसका निर्धारण हो जाएगा कि ये इस जात में पैदा हुआ है, ब्राह्मण में है, सूद में है, वैश्य में है, या जिसमें भी वो जात में पैदा होगा तो वो जन्म से ही निर्धारित हो जाएगा, ना कि कर्म से होगा, ना कि व्यवसाय के, ना कि जीवन शैली द्वारा, वो जन्म से ही माना जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा गया है सत्यशोधक समाज से रिलेटेड। तो इसका आंसर भी हमने आप लोगों को बता दिया है, लेकिन आज जान लो, ज्योतिराव गोविंद राव फूले हो जाएंगे, जो कि इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, युवा ग्रह नामक संस्था निम्न में से किन जातियों में पाई जाती है? कौन सा संस्था? युवा ग्रह नामक, जो युवा ग्रह नामक संस्था है ये किस जातियों में पाई जाती है? तो 56 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, जनजातियों में पाई जाती है। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, भाषाई, देखिए भाषाई दृष्टि से जनजातियों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? तो कितने श्रेणियों में बांटा गया है डियर स्टूडेंट? वो आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 श्रेणियों में बांटा गया है भाषाई दृष्टि के अनुसार। 57 का आपका सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 58 नंबर क्वेश्चन, वैवाहिक प्रणाली के आधार पर परिवारों को कितने भागों में बांटा गया है? परिवारों की बात यहाँ पर हो रही है और किसके आधार पर? वैवाहिक प्रणाली के आधार पर। तो 58 का आपका वी राइट आंसर हो जाएगा, 3 हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी 3 भागों में परिवारों को बांटा गया है। तो 58 का वी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 59 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से बाजार के लक्षण कौन से हैं? किसके लक्षण स्टूडेंट? बाजार के लक्षण कौन से हैं? जाति हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, सामाजिक समूह या पारस्परिकता। तो 59 नंबर जो हो जाएगा इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पारस्परिकता हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। 59 का डी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देखिए पूरे का मैं निचोड़ आज की इस वीडियो में बता दूंगा। जितने भी आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं सारे को मैं क्लियर कर दूंगा। आप लोग अपने दिमाग में फीड कर लीजिए, पेपर में आएगा क्वेश्चन तो तुरंत लिख दीजिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में अल्पावधि में आयोजित होने वाला विशेष बाजार क्या कहलाता है। यहाँ पर देखिए अल्पावधि में जो ग्रामीण क्षेत्रों की बात हो रही है डियर स्टूडेंट, तो इनमें से पशु बाजार कहलाएगा वो, यानी 60 का आपका डी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्न में से किस समाज शास्त्री ने पूंजीवाद को उत्पादन या बाजार के रूप में देखा। पूंजीवाद को क्या है, उत्पादन या बाजार के रूप में देखा है, तो किसने देखा है डियर स्टूडेंट, वो आपका सी हो जाएंगे, कार्ल मार्क्स हो जाएंगे, यानी 61 नंबर का सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 62 नंबर, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग का विभाजन विशेषता क्या है। इसकी जो विभाजन विशेषता है वो कौन सा हो जाएगा, तो 62 का वी हो जाएगा, पूंजीवादी व्यवस्था हो जाएगा राइट आंसर, यानी 62 नंबर का वी विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 63 नंबर क्वेश्चन, वैश्विक स्तर पर भूमंडलीकरण का आरंभ कब हुआ था। किसके स्तर पर, वैश्वीकरण स्तर पर। किसका स्टूडेंट, भूमंडलीकरण का आरंभ कब हुआ था ये आपको बताना है, तो इनमें से सी राइट आंसर हो जाएगा, 1980 हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो कि 63 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आराम से आप पहले प्रश्न को पढ़िए कि वह व्यवस्था जो एक समाज में लोगों का वर्गीकरण करते हुए एक अधिक्रमित संरचना में उन्हें क्या श्रेणीबद्ध करती है, तो क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बेसिकली स्टूडेंट, वो क्या कहते हैं, इसको सामाजिक स्त्रीकरण कहते हैं। तो 64 का ए राइट आंसर हो जाएगा। जो 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिनके माध्यम से किसी व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरह घुलने मिलने से रोका जाता है तथा पृथक रखा जाता है, क्या कहलाता है वो सामाजिक बहिष्कार कहलाता है, या सामाजिक भेदभाव, या सामाजिकरण, या सामाजिक धारणाएं। तो 65 नंबर का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 नंबर का। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा आपको क्वेश्चन से लंबे दिखेंगे लेकिन इसका आंसर भी आपको छोटा में देना होगा। देखिए 66 नंबर क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों में वह समूह है जिनका एक विशेष नाम एक विशेष समय पर लागू अनुसूचित जाति, यहाँ पर देखिए अनुसूचित जाति क्रम के अंतर्गत आता है, ये कथन किसका है। तो ये जो बेसिकली कथन है ये किनका है ये आपको बताना है। ऑप्शंस भी आप देख सकते हैं आराम से, इनमें से घुरिये जी हो जाएंगे, जी एस घुरिये हो जाएंगे, इनमें से राइट आंसर 66 का ए विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए अन्य पिछड़े वर्गों का मुद्दा केंद्रीय स्तर पर किस दशक के अंतिम वर्षों में तब फिर से उठ खड़ा हुआ जब आपातकाल के बाद जनता पार्टी ने शासन की क्या है बागडोर संभाली। बागडोर संभाली, यहाँ पर आप पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए, थोड़ा लंबा दिख रहा है लेकिन इसका आंसर भी आपको सटीक देना होगा क्योंकि यही दिया होता है 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए, तो ज़रूर आप 15 मिनट पेपर को अच्छे से पढ़िएगा। तो यहाँ पर 67 नंबर जो क्वेश्चन इनमें से बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, 1970 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 68 नंबर, भारत में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था। तो इसके जो द्वितीय वर्ग का आयोग का जो अध्यक्ष था बेसिकली वो बीपी मंडल हो जाएंगे, यानी 68 का वी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। ये शायद आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन है शायद, कमेंट में जरूर बताइएगा, मैंने रिपीट कर दिया है शायद, लेकिन कोई नहीं। देखिए ज्योतिबा फूले हो जाएंगे, यानी सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो 69 का आपका वी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 70 नंबर क्वेश्चन, सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी। स्थापना किसने की थी ये तो आपको पता चल गया, लेकिन इसकी स्थापना किस सन में हुई थी ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 24 सितंबर 19, यहाँ पर देखिए 1873 में, डेट याद रखिए 24 सितंबर, यहाँ पर देखिए 24 सितंबर 1873 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। 70 का आपका बी विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द असमानता के स्थान पर अंतर पर बल देता है।
कौन सा वो शब्द है जो असमानता के स्थान पर अंतर पर बल देता है, वो जो हो जाएगा शब्द विविधता हो जाएगा। यानी 71 का आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, विविधता इज करेक्ट आंसर। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, राज्य क्या है, व्हाट इज स्टेट क्या है, तो 72 का डी हो जाएगा एक समिति हो जाएगा। हमने ये जो सारे क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ डियर स्टूडेंट, इसका मैंने काफ़ी बार आंसर यानी एक प्रकार से ऑप्शंस बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर आप जान लीजिए, नहीं देखते हैं तो आप देख लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन जब पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा मैं बताऊं तैयारी मैंने किसकी कराई है एक प्रकार से सही रूप से, तो सोशियोलॉजी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा वीडियोज हमने सोशियोलॉजी पर अपलोड किया है। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को, तो वो आपका हो जाएगा 22 भाषाएं, यानी 22 भाषाएं हो जाएंगी लैंग्वेजेस। 74 नंबर देखिए, भारतीय मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कितने संस्कृत क्षेत्र हैं। संस्कृत कितने क्षेत्र हैं डियर स्टूडेंट, तो वो हो जाएंगे आपके 91, यानी 91 संस्कृत के क्षेत्र हैं। तो 74 नंबर का सी विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए 75 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए 75 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1953 में किस भाषा के लोगों के लिए आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, तो तेलुगु भाषा इनमें से राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि 75 का ए विकल्प बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये इस तरह से भी यानी घुमाकर क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टूडेंट कि 1953 में किस भाषा के, यानी भारत में पहला भाषा के आधार पर बना राज्य कौन सा, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का गठन किस में हुआ, तो 1953 हो जाएगा। तो यानी 3 तरह के एक क्वेश्चन जो होते हैं स्टूडेंट, वो 3 तरह के इसमें पूछे जा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आप आराम से देख सकते हैं और इसी तरीके से इसका आपको आंसर देना है। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक ईसाई आबादी है। किस राज्य में आपको बताना है सर्वाधिक जो है ईसाई आबादी है। महाराष्ट्र हो जाएगा, नागालैंड, बिहार या असम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो नागालैंड है वो राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका 76 नंबर का यहाँ पर बी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है, देख लीजिए। उसके बाद में देखिए 77 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द को कब जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्षता को। किस सन में जोड़ा गया ये बताना है, तो इनमें से आपका वर्ष 1976 हो जाएगा राइट आंसर, यानी 77 का सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नगरी, यहाँ पे देखिए, नागरिक समाज का हिस्सा नहीं है। किसका हिस्सा नहीं है स्टूडेंट, नागरिक समाज का हिस्सा नहीं है। कौन सा नहीं है, तो इनमें से जो 78 नंबर क्वेश्चन, इनमें से ए हो जाएगा, दूरदर्शन हो जाएगा राइट आंसर। 78 का आपका ए विकल्प, जो कि यहाँ पर आप प्रश्न को पढ़ेंगे नागरिक समाज की बात हो रही है, तो ये हिस्सा नहीं है। उसके बाद में देखिए 79 नंबर क्वेश्चन, किस शोध पद्धति के अंतर्गत सूचना पद्धति से उसके आंतरिक पक्षों की जानकारी प्राप्त की जाती है। आंतरिक पक्षों की क्या है, जानकारी प्राप्त की जाती है। सर्वेक्षण, संकलन, यहाँ पर देखिए प्रेक्षण या साक्षात्कार। तो 79 का आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, साक्षात्कार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 80 नंबर क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, जो कि बहुविकल्पीय की बात की जाए तो देखिए, उद्देश्य या कार्यों के आधार पर साक्षात्कार को कितने प्रकार में बांटा गया है। यहाँ पर उद्देश्य और कार्यों के हिसाब से हमें बताना है, तो वो जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 3 प्रकार यानी 3 प्रकार में बांटा गया है। तो 80 नंबर का भी हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट देख सकते हैं हमने कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए आप लोगों को, 80 यानी 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इस बार के पेपर के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट हमने इसको बता दिया। अब चलिए देखते हैं हमारे महत्वपूर्ण जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। डियर स्टूडेंट, अब हमारा आ चुका है क्लास 12 सोशियोलॉजी का महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, राष्ट्र राज्य से क्या अभिप्राय है। जो राष्ट्र और राज्य है इससे हमें अभिप्राय क्या है, इसका परिभाषा क्या है। आंसर देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, 25 शब्दों में इसका आंसर देना होता है। मैं आपको शब्द सीमा भी बता देता हूँ,
ताकि आपको ये पता रहे कि बोर्ड एग्जाम में कितने शब्दों में लिखना है। आपको बहुत सारे प्रश्न को करना है। और सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको काफ़ी बच्चे क्या है हल्के में ले लेते हैं। हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि एक भी क्वेश्चन क्या है अपने आप में इंग्लिश को क्या कर से टक्कर देता है। तो देखिए राष्ट्र राज्य से क्या अभिप्राय है। देखिए नेशन स्टेट या राष्ट्र राज्य राष्ट्रवाद के उदय से घनिष्ठ रूप से संबंध है। राष्ट्र राज्य एक क्या है विशिष्ट प्रकार के राज्य के लिए उपयोगी है। राष्ट्रवादी सिद्धांत के अनुसार किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के समूह को स्वतंत्रता एवं संप्रभुता प्राप्त होती है। स्वतंत्रता एवं संप्रभुता क्या है प्राप्त होती है। उन्हें अपनी स्वतंत्रता एवं संप्रभुता का इस्तेमाल करने का क्या है अधिकार प्राप्त होता है। इसी को राष्ट्र राज्य अभिप्राय कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं और आराम से वीडियो को रोककर जो विद्यार्थी लिख रहे हैं लिख लीजिए प्रश्नों को, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो आपके क्वेश्चन बैंक और बुक में बहुत बड़े बड़े आंसर इसके दिए होते हैं, लेकिन हमें उतना तो लिखना नहीं है। जितना पूछा गया उतने में ही दे रहा है आंसर, और एग्जामिनर भी उतने में ही संतुष्ट होता है। डियर स्टूडेंट देखिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में आधुनिकीकरण के किन्हीं 3 दुष्परिणामों का विवेचना करना है। किसके? भारत में जो आधुनिकीकरण है। देखिए भारत में आधुनिकीकरण के 3 दुष्परिणाम निम्नलिखित हैं, यानी कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है बेरोजगारी में वृद्धि। किसके? बेरोजगारी में वृद्धि सबसे पहला पॉइंट है। और समाज शास्त्र का हमारा वीडियो नहीं देखा है कि 7 मार्च के बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, तो जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आधुनिकीकरण के देखिए बेरोजगारी में वृद्धि की बात हम सबसे पहले करेंगे। इसमें क्या है देखिए आधुनिकीकरण के फलस्वरूप मशीनीकरण भी तेजी से बढ़ रहा है। मशीनीकरण के कारण जो श्रमिकों हैं, इसको देखिए श्रमिकों को रोजगार नहीं मिलता। यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए ते हो जाएंगे, मिलते में कठिनाइयाँ, मिलने में यहाँ पर देखिए ना हो जाएगा, मिलने में क्या है रोजगार नहीं मिलने में कठिनाइयाँ हो रही हैं, क्योंकि मशीनों के कारण श्रमिकों की कम आवश्यकता होती है। अब आप लोग देखते होंगे, अब इस समय प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो AI आ गया है। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, वो आ गया तो सारे कार्य यानी जो होता है रोबोट के द्वारा और AI के द्वारा हो रहा है। तो जो मजदूर लोग हैं वो क्या है, क्योंकि सारा काम तो मशीन ही कर देता है, तो मजदूर का एक प्रकार से आवश्यकता अब कम हो गई है, तो ये बेरोजगारी में वृद्धि हो गई है। दूसरा देखिए औपचारिक संबंधों में वृद्धि। आधुनिकीकरण से फलस्वरूप औपचारिक संबंधों में वृद्धि हो रही है, ये हो गया है। तीसरा देखिए पश्चिमीकरण में देखिए क्या है, आधुनिकीकरण के कारण भारत में पश्चिमीकरण तीव्र गति से हो रहा है। भारत में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शिक्षा आदि सभी क्षेत्रों में पश्चिमीकरण का प्रभाव देखा जा सकता है। पश्चिमीकरण का क्या है प्रभाव देखा जा सकता है। तो जो 2 नंबर क्वेश्चन था इसका भी आंसर हमने आप लोगों को बता दिया है। आराम से देख सकते हैं कि भारत में आधुनिकीकरण के 3 प्रभाव बताने थे, और 3 नंबर आपको इजीली मिल जाएंगे जब आप इतना क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, जनतांत्रिक राजनीति से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में हमें बताना है। समाज शास्त्र का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जनतांत्रिक राजनीति से हम क्या समझते हैं। देखिए जनतांत्रिक राजनीति से अभिप्राय राजनीति के उस प्रारूप से है जिसमें आम लोग यानी जनता चुनाव के माध्यम से सरकार का चयन करते हैं। इसके लिए विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशी चुनाव में उतारते हैं तथा बहुमत प्राप्त करने वाला दल सरकार का गठन करता है। जनतांत्रिक राजनीति एक प्रकार से कहते हैं ना कि ग्रामीण इलाकों में आपने देखा होगा कि उस प्रत्याशी को आप खड़ा कर सकते हैं, यानी हरिजन को खड़ा कर सकते हैं या ब्राह्मण को खड़ा कर सकते हैं। तो जो उसका एक प्रकार से चुनाव होता है, चयन होता है, इसके विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशी को क्या खड़ियाते हैं, यानी उतारते हैं मैदान में कि विजयी हों। तो 3 नंबर में क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं आप आराम से इसका आंसर। 3 नंबर जो क्वेश्चन है कि जनतांत्रिक राजनीति से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल में हमने बता दिया है। ज़्यादा जानकारी के लिए जैसा कि हमने बताया वीडियो को आप रुक कर समझ लीजिए। उसके बाद में देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण समुदाय की किन्हीं 2 मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। हमें क्या किन्हीं 2 मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करना है। देखिए ग्रामीण समुदाय की 2 मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहला देखिए यहाँ पर ग्रामीण समुदाय का प्रकृति के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है तथा इसमें रहने वाले लोगों का क्या मुख्य पेशा कृषि होता है।
ये ग्रामीण समुदाय की प्रकृति के साथ संबंध है। दूसरा देखिए, ग्रामीण समुदाय का आकार सीमित होता है, जिसमें यहाँ पे देखिए जिसके कारण जनसंख्या का घनत्व तो कम होता है और सदस्यों में क्या है, सामुदायिक भावना पाई जाती है। जो सदस्य होता है उसमें जो सामुदायिक भावना कि भैया ये हमारे ग्रामीण हमारे समुदाय के लोग हैं, तो उस प्रकार से सदस्यता पाई जाती है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा 4 नंबर पूछा गया था कि ग्रामीण समुदाय के किन्हीं 2 मुख्य विशेषताएं क्या हैं, तो दोनों विशेषताओं के बारे में बता दिया है और दोनों ग्रामीण इलाकों से संबंधित हैं। आराम से देख लीजिए, वीडियो को रोक कर समझ लीजिए। हमने समझा दिया। देखिए आप जब हमारी बातों को सुनते हैं और समझ लेते हैं क्वेश्चंस का, तो आप अपने शब्दों में भी आंसर को लिख सकते हैं बड़े ही आसानी से। समाज शास्त्र में आप कर सकते हैं, क्योंकि ये समाज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, तो बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए। उसके बाद में देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, औद्योगिकीकरण के 2 प्रमुख प्रभाव बताइए। जो औद्योगिकीकरण है इसके 2 प्रमुख प्रभाव में बताना है। देखिए औद्योगिकीकरण के 2 प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हैं। सबसे पहला देखिए आर्थिक आधार। आर्थिक आधार में देखिए आर्थिक आधार पर स्त्रीकरण नहीं अस्त्रीकरण हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, स्त्री तो ये वाला हो जाएगा। देखिए औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप उत्पादन कार्य बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा बड़े बड़े कारखानों व मिलों में किए जाने लगा है। इससे या देखिए इससे समाज 2 भागों में वर्गीकृत हो गया है। इससे जो समाज है हमारा 2 भागों में वर्गीकृत हो गया है। तो औद्योगिकीकरण के 2 प्रमुख प्रभाव, सबसे पहला प्रभाव हमने बता दिया है। दूसरा देखिए वर्गीकृत हो गया है पूंजी प्रथा तथा श्रमिक। दूसरा है कुटीर एवं लघु उद्योग पर प्रभाव। देखिए औद्योगिकीकरण से कुटीर एवं लघु उद्योगों यानी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए हैं, वे लगभग नष्ट हो गए हैं तथा उनसे संबंधित व्यक्ति बेरोजगार हो गए हैं। किससे संबंधित है क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन जो पॉइंट है कुटीर एवं लघु उद्योगों से। तो इसका भी आंसर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए अगला देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, उदारीकरण शब्द का क्या तात्पर्य है। उदारीकरण शब्द के हमें तात्पर्य को बताना है। तो देखिए उदारीकरण शब्द का तात्पर्य ऐसे उनके नीतिगत जो निर्णयों से है जो भारत राज्य द्वारा 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व बाजार के लिए क्या है खोल देने के उद्देश्यों के लिए यहाँ पे देखिए उद्देश्यों के लिए गए थे। भारत सरकार ने 1991 में अपनी आर्थिक नीति में कुछ परिवर्तन लाने का क्या है निर्णय लिया था। इन परिवर्तनों को उदारीकरण की नीतियों कहा जाता है। जो ये परिवर्तन हो, इन परिवर्तनों को क्या कहा जाता है, उदारीकरण की नीतियाँ कहा जाता है। तो जो 6 नंबर क्वेश्चन है उदारीकरण शब्द के का तात्पर्य, इसका आंसर हमने दे दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर यहाँ पर, कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित विद्वानों ने सामूहिक हिंसात्मक गतिविधि को किस रूप में प्रस्तुत किया, इसके बारे में बताना है। किस रूप में प्रस्तुत किया है ये हमें बताना है। आंसर देखिए कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित विद्वानों ने सामूहिक हिंसात्मक गतिविधि का क्या है एक और इसमें एक भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। ईपी थॉम्सन, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आए थे भैया, देखिए ईपी थॉम्सन जैसे इतिहासकारों ने दर्शाया कि जनसंकुल तथा भीड़ समाज को नष्ट करने के लिए क्या है अराजक गुंडों द्वारा बनाई हुई होती, यहाँ पे देखिए होती सार्वजनिक रूप से विरोध करते हैं, क्योंकि उनके पास वचन के विरुद्ध अपना गुस्सा और यहाँ पर देखिए क्षोभ प्रकट करने का कोई दूसरा तरीका नहीं होता है। तो ये जो क्वेश्चन हमारा कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित विद्वानों ने सामूहिक हिंसात्मक गतिविधि को किस रूप से प्रस्तुत किया, इसके बारे में बताना है। देखिए आपको क्वेश्चन में कुछ गलतियाँ, यानी क्वेश्चन के आंसर में थोड़ी गलतियाँ आ रही होंगी, क्योंकि इस कॉपी को हमने लिखवाया है एक स्टूडेंट से, और स्टूडेंट ने क्या गलती की, क्योंकि मेरा हाथ में जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं थोड़ी, तो इसीलिए मैं नहीं लिख पाया। और वीडियो जो हमें लाना इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैं वीडियोज लेकर आता हूँ, कॉपी में किसी से और लिखाता हूँ। हालांकि मैं क्या सुधारने की कोशिश करता हूँ कि कोई भी गलती हो तो मैं आपको बता दूँ, तुरंत इसको इन्फॉर्म कर दूँ कि ये गलतियाँ हैं, इसमें आपको कुछ गलतियाँ छूट जाती हैं, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। उसके बाद में देखें यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन, जनसांख्यिकी से आप क्या समझते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर देखिए,
जनसांख्यिकी यानी जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन है। हिंदी में इसे क्या है, जनांकिकी भी कहा जाता है। इसका अंग्रेजी पर्याय डेमोग्राफी यानी यूनानी भाषा की, इसका जो अंग्रेजी पर्याय है एक प्रकार से अंग्रेजी भाषा, जैसे कि पर्यावरण दो शब्दों से मिलाकर बना है, परिधन आवरण, परि का अर्थ है चारों ओर और आवरण का अर्थ है घिरा हुआ, सेम उसी प्रकार से यही वाला है। तो देखिए डेमोग्राफी यूनानी भाषा के दो शब्दों से यानी डेमोस यानी लोग और ग्राफीन यानी वर्णन से मिलकर बना, जिसका तात्पर्य है लोगों का वर्णन। जनांकिकी से आप क्या समझते हैं, लोगों का वर्णन, इसका तात्पर्य जिस तरह से हमने पर्यावरण का उदाहरण आप लोगों को बताया है स्टूडेंट। तो हमारा 8वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं जो 8 नंबर क्वेश्चन है कि जनसांख्यिकी से आप क्या समझते हैं, बता दिया है आंसर 8 नंबर का। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के, यहाँ पर देखिए 2011 की जनगणना अनुसार भारत की नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। 2011 में जनगणना हुई, तो देखिए जनगणना अनुसार नगरीय जनसंख्या, जो नगरीय जनसंख्या है देखिए 377, देखिए 377.11 मिलियन यानी 31.6%, और ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पर देखिए 833.08 मिलियन यानी 68, यहाँ पर देखिए 68.84% है। दोनों में देख सकते हैं काफ़ी अंतर है ग्रामीण इलाकों में और नगरीय इलाकों में। किसके अनुसार हमें बताना है, 2011 के अनुसार। 2011 के अनुसार जनसंख्या भी पूछा जा सकता है। तो 121 यानी 121 करोड़ से अधिक जनसंख्या थी, बस आप इतना जान लीजिए 2011 के अनुसार। प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो 142 करोड़ से अधिक जनसंख्या भारत में है, जो कि चीन के बाद में सेकंड पर हमारा भारत आ जाता है। उसके बाद में देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, देखिए भारत में जनजातियों की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जनजातियों की किन्हीं क्या हमें 3 विशेषताओं के बारे में बताना है। देखिए भारत में जनजातियों की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं, यानी कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है सामान्य भूभाग। सामान्य भूभाग की बात की जाए तो एक जनजाति एक निश्चित भूभाग में ही क्या है निवास करती है, जो सामान्य भूभाग है। दूसरा है विस्तृत आकार। विस्तृत आकार का है कि एक जनजाति में कई परिवारों यानी वंश और गोत्र का संकलन होता है। तीसरा है सामान्य भाषा। सामान्य भाषा में एक जनजाति के लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए क्या है जनजाति की अपनी एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं। तो भारत में जो जनजातियां हैं इनकी जो 3 विशेषताएं हैं वो इस तरह से हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए। और इसी तरीके से आंसर आपको लिखना है। आपको नहीं पता है कि सोशियोलॉजी की कॉपी कैसे लिखें, तो हमने वीडियो बना रखा है, आप जाकर हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट देखेंगे तो सोशियोलॉजी का हमने एक प्लेलिस्ट बना रखा है, ऑल चैप्टर समाजशास्त्र इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और अभी तक जो भी हमने तैयारी कराई है वहाँ पर आपको वीडियोज मिल जाएंगे, जो कि आपके एक प्रकार से तैयारी करने के लिए उसमें पर्याप्त वीडियो है। देख लेंगे तो आपका बेड़ा पार है, आप काफ़ी अच्छा स्कोर करोगे अपने बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन हमने बता दिया है। तो स्टूडेंट इस वीडियो में हालांकि इतना ही था, 10 हमने अति लघुत्तरीय क्वेश्चन बताए आप लोगों को। उसके बाद में 80 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय आपको प्रश्न हमने बताए हैं।